Hi friends, welcome back to my channel Only Bio. Presenting up the chapter Organisms and Population, the second part of this chapter, you know that this is unit 10 and chapter number 13. इसका पहला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, काफ़ी लंबा चैप्टर है सो इसीलिए उसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट आशा करती हूँ कि आपने सुना होगा। सो ये सेकेंड पार्ट प्रेजेंट करने जा रही हूँ जहाँ पर वर्ड टू वर्ड मैंने एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया हुआ है और ये पूरा चैप्टर मैंने डिवाइड किया है। सो प्लीज़ इस सीरीज को ज़रूर फॉलो कीजिए एंड योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक इज सर्टेनली अवेटेड। So friends, in this unit I have started up only with organisms and population, and the MCQs part of it will soon follow. So please do follow the entire series and check with the playlist. Now we go to the next one, that is responses to abiotic factors. Abiotic factors पर अलग अलग organisms का response क्या हो सकता है? Having realized that the abiotic conditions of many habitats may vary drastically in time, we now ask, how do the organisms living in such habitats cope or manage with stressful conditions? यानी अभी जितने भी फैक्टर्स हम लोग ने अबायोटिक फैक्टर्स जो है ये पढ़े हैं, टेम्परेचर हो, लाइट हो, वाटर हो, सॉइल हो, ये इतने ज्यादा इनमें फर्क होता है, ड्रास्टिक फर्क होता है, वक्त के साथ भी उसमें बहुत सारा फर्क नजर आता है। तो इतने सारे फर्क जब आजू बाजू में होते हैं तो जो सजीव है इन सब फर्क से कैसे अपने आप को एडजस्ट करते, कैसे इन कंडीशंस को बर्दाश्त करते हैं। But before attempting to answer this question, we should perhaps ask first why a highly variable external environment should bother organisms after all. यानी ये हम पढ़ेंगे, ये पता करेंगे कि इनमें ये कैसे ये अपने आप उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। पर हमें पहले ये समझना होगा कि ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो आजू बाजू में होने वाले एनवायरमेंटल चेंजेस है, ये इतने क्यों बदलते हैं और इनका इतना क्यों असर होता है सजीवों पर। One would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal, that is within the body, environment that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. यानी ये मिलियंस ऑफ इयर्स हुए, इतने सारे मिलियंस साल हो गए सृष्टि की निर्मित होने के बाद, और इतने सारे ऑर्गेनिजम्स भी जो गए ये कैसे वहां पर रह लेते। तो उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि उधर जो मौजूद टेम्परेचर है, जो एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने, यानी सजीवों ने अपने आप को इस कदर अरेंज किया है या एडजस्ट किया है कि आजू बाजू में होने वाले बहुत सारे चेंजेस क्यों ना हो, पर उनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, उनका जो आंतरिक एनवायरनमेंट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें फर्क नहीं आता। यानी उन्होंने कोई ऐसे अपने बॉडी में रिएक्शंस होते हैं उनके बॉडी में जिसकी वजह से आजू बाजू में बहुत सारे फर्क ना होते हुए भी, और अगर फर्क होते हुए भी उनके बॉडी में बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता, और वो दिन ब दिन उस एनवायरनमेंट में सरवाइव होने के लिए फिट हो जाते या फिट कहलाते हैं। ये जो कॉन्स्टेंसी है, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ओके, इसे हम कहते हैं होम्योस्टैसिस, शायद आपने सुना भी होगा। अब बाहर बारिश अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो क्या अपने बॉडी के अंदर पानी का लेवल बढ़ जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपने शुगर केन जूस देखा है पर पिया नहीं है, अगर आप मिठाई की दुकान के सामने जाके खड़े हो पर खाए नहीं है, तो क्या आपका शुगर लेवल बढ़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। आपकी शुगर लेवल जो है वो उतनी ही रहने वाली है, बराबर है। सो ये जो एक कॉन्स्टेंसी रहती है बॉडी के अंदर, ये हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को एडजस्ट किया है आजू बाजू में मौजूद एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ। Ideally, then, the organism should try to maintain the constancy of its internal environment.
a process called as homeostasis, despite varying external environmental conditions that tend to upset its homeostasis. यानी क्या, बॉडी के अंदर एक स्टेबल एनवायरनमेंट, एक बैलेंस रखना, इसे हम कहते हैं होमियोस्टैसिस। ठीक है। अब ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, बॉडी के अंदर का जो वातावरण होता है, अंदरूनी वातावरण जो बॉडी के अंदर होता है, ऐसा नहीं है कि इस पर बाहर के कंडीशंस का कोई असर ही नहीं पड़ता होगा। असर पड़ता है, इसीलिए बॉडी और कोशिश करके उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो और भी अच्छे से मेंटेन करती है। अब इसका एक एग्जांपल हम देने जाए तो सिंपल बात, टेम्परेचर। अब हम देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बाहर है, बढ़ते जा रहा है। सोचो आप धूप में घूम रहे हो, अभी तो कोई नहीं घूमेगा कोरोना के इश्यू से, बट इमेजिन कीजिएगा कि दोपहर के धूप में अभी जब टेम्परेचर काफ़ी हाई है और आप बाहर धूप में घूम रहे हो, ओके, तो क्या होगा? there is a possibility of your body temperature also to increase। बराबर है। सो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो आपके होम्योस्टैसिस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। यानी ये जानबूझ के की हुई कोशिश नहीं है, पर ये होने ही वाला है। दिस इज मैंडेटरी या दिस इज अनअवॉइडेबल, क्योंकि हम सूर्य देवता को थोड़ी बोल सकते कि भाई बाबा इतनी धूप मत भेज, इतना टेम्परेचर मत बढ़ा। बराबर। सो ये जो कंडीशन है, ऐसे वक्त होम्योस्टैसिस कैसे मेंटेन किया जाएगा? तो बट ऑब्वियस है, जब बहुत बहुत ज्यादा धूप में आप घूम रहे हो तो बॉडी टेंड्स टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, इट्स ऑट टू हैपन, बट एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, इसकी वजह से क्या होगा? यू वुड स्टार्ट स्वेटिंग। ना बॉडी में स्वेटिंग होने पर हमें मालूम है स्वेटिंग हैज अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, and as a result of this what will happen? Your body temperature would remain stable, it would not increase with the increase in the external temperature. So this is what the sentence means. Let us take an analogy to clarify this important concept. Suppose a person is able to perform his or her best when the temperature is 25 degrees and wishes to maintain it so even when it is scorchingly hot or freezingly cold outside. Okay, imagine karna. It could be achieved at home, in the car while traveling, and at workplace by using an air conditioner in summer and heater in the winter. अब अपने यहाँ पर इतनी ठंड हमें महसूस नहीं होती, बट फॉरेन कंट्रीज में तो हीटर्स तो मस्ट होते हैं हर एक कमरे में, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड वहाँ होती है। हमें तो अपनी जो कंट्री है, हम जहाँ पर रह रहे हैं मुंबई में, तो वहाँ पर तो बट ऑब्वियस है धूप ही धूप होती है, एयर कंडीशनर के बिना तो समर निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। आप अभी देखेंगे तो ट्रेन्स भी, एयर कंडीशन ट्रेन्स भी लोग प्रेफर करते हैं उसी वजह से, क्योंकि बाहर ट्रैवल करते वक्त भी बहुत ज़्यादा धूप की वजह से कहीं ना कहीं अपने बॉडी पर असर पड़ता ही है। Then his or her performance would be always maximal regardless of the weather around him or her। यानी क्या? अगर बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है, आपको धूप में अगर पढ़ाई करने के लिए बिठाया गया, तो आप सब भाग जाएंगे वहां से, ये बोल के कि नहीं भाई धूप बहुत है, हम यहाँ नहीं बैठ सकते, आंख में तकलीफ हो रही है, बहुत टेम्परेचर हाई है, पसीना है, फलाना फलाना। पर यही चीज पूरी तरह से अवॉइड हो जाती है जब आप क्लास के एयर कंडीशनर रूम में बैठे होते हो। तो आपका परफॉर्मेंस एसी की वजह से क्या होता है? डेफिनेटली इंप्रूव हो जाता है। बाहर कितनी भी गर्मी हो, आप मस्त एनवायरनमेंट में बैठे हुए होते हो। ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट द एग्जाम्पल मीन्स। Now, what exactly it is? Here, the person's homeostasis is accomplished not through physical or artificial means. Okay, what is it? How do other living organisms cope up with the situations? सबके पास सबके पास कोई ना कोई मैकेनिज्म है जो मोरलेस सेम है। बराबर है। अब कल हम लोग ने देखा था बॉडी जो एक्सटर्नल टेम्परेचर्स को एडजस्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स की अगर रेंज काफ़ी अच्छी हो तो उसको क्या कहा जाता है, या अगर वो नहीं एडजस्ट कर पाते तो उनको हम क्या कहते हैं। उसी तरह से सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के साथ एडजस्ट करने वाले को हम क्या कहते हैं। दैट वी हैव डन इन द लास्ट सेशन, राइट?
So let us look at various possibilities, and here's a figure 13. So first category of the organisms can be called to be as the regulators, right? Some organisms are able to maintain homeostasis by physiological, sometimes behavioral also, means, which ensures constant body temperature, constant osmotic concentration, etc. ओके अब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ये कहाँ पर आएगा स्पेशली आई वुड से दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है मैं ये कह रही हूँ कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है ठीक है सो हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक स्टेबिलिटी एक स्थिरता अंदरूनी स्थिरता मेंटेन कराने के लिए कोई ना कोई अलग अलग से एक मैकेनिज्म मौजूद होता है तो वो होम्योस्टैसिस अब कई बार जब बच्चों को पूछा जाता है व्हाट इज मेन बाय होम्योस्टैसिस तो सब बच्चे एक ही एग्जांपल देते हैं मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर बट यू शुड रिमेंबर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना इज वन एग्जांपल ऑफ होम्योस्टैसिस इसके अलावा भी शुगर लेवल मेंटेन होना एंजाइम लेवल मेंटेन होना हार्मोन लेवल मेंटेन होना ये भी होम्योस्टैसिस के ही अंदर आते हैं उसी तरह से ऑस्मो रेगुलेशन होना ये भी होम्योस्टैसिस ही है all birds and mammals and a very few lower vertebrate and invertebrate species are indeed capable of such regulation, that is thermoregulation and osmoregulation. A thermoregulation is nothing but regulation of the temperature, and osmoregulation is nothing but regulation of the osmotic balance. Evolutionary biologists believe that the success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in the Sahara Desert. यानी ये जो भी शास्त्रज्ञ हैं उनके हिसाब से जो मैमल्स हैं इनके पास जो एक काबिलियत है होम्योस्टैसिस की और स्पेशली बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कराने की ठीक है बाहर कुछ भी टेम्परेचर क्यों ना हो पर बॉडी टेम्परेचर स्थिर रखने की जो काबिलियत है इसकी वजह से ये जो मैमल्स है ये काफी हद तक सक्सेसफुल हो चुके हैं और जी रहे हैं हम देखते हैं कि अंटार्कटिका में हम सब जाके नहीं रह सकते बट देयर आर ऑर्गेनिजम्स हु थ्राइव देयर एंड वी आल्सो फाइंड ऑर्गेनिजम्स थ्राइविंग इन द सहारा डेजर्ट The mechanisms used by most mammals to regulate their body temperature are similar to the ones that we human use. मतलब ह्यूमन बींग्स में जो हम अपने बॉडी में होता है एक तापमान मेंटेन कराने के लिए स्थिर रखने के लिए ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म हर एक मैमल में दिखता है we maintain a constant body temperature of 37 degrees, right? In summer, when outside temperature is more than our body temperature, we sweat profusely. इन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, right? अब देखो जब कभी बुखार आता है तभी भी बहुत पसीना आता है सो पसीना जब आता है तब वो क्यों आता है तो बॉडी टेम्परेचर जो बॉडी का तापमान है उसे स्थिर या कांस्टेंट रखने के लिए स्वेटिंग होता है ये याद रखिएगा आपको the resulting evaporative cooling, similar to what happens with the desert cooler in operation, brings down the body temperature. In winter, when the temperature is much lower than 37 degrees, we start to shiver, a kind of exercise which produces heat and raises the body temperature. अब इसका मतलब क्या है कि देखो जब जैसे अपने को गर्मी होती है या बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तापमान बाहर का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तब हमें पसीने छूटते हैं हमें राइट और अपनी जो बॉडी है ये बॉडी टेम्परेचर को अपने आप थोड़ा सा कम लेके आती है ना 37 पर कांस्टेंट रख देती है अब ऑपोजिट चीज हो जाए मतलब सोचो कि बाहर टेम्परेचर काफी कम होगा तो क्या होता है पहले इतना महसूस नहीं होगा पर बहुत ज्यादा ठंडी होगी तो क्या होता है वी स्टार्ट शिवर वी गेट अ शिवर मतलब हम कांपने लगते ठंडी की वजह से अब जब बॉडी में कंपन होता है कांपने लगती है बॉडी तब क्या होता है दिस इज अ काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज जिसकी वजह से बॉडी में और भी ज्यादा हीट यानी उष्णता जिसे हम कहते हैं ये जनरेट होता है ये प्रोड्यूस होता है और ये
हीट जनरेट होने की वजह से बॉडी टेम्परेचर जो गिरने की संभावना थी वो वापस से उठकर कहां पर आ पहुंचेगी 37 डिग्रीज पर. Plants, on the other hand, do not have such mechanisms to maintain internal temperatures. अब ये जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म अपने पास है, यानी कि एनिमल्स के पास है, खास करके मैमल्स के पास है, ऐसी कोई भी सिस्टम. Now, the second category of organisms are those which are called as the conformers, right? Now, let's understand about this. An overwhelming majority, that is 99% of the animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. अब इस पे नीट में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि how much percentage of living organisms cannot maintain a constant internal environment. या आपको इसी स्टेटमेंट को मतलब डलवा के I can frame up a question that which of the following statements are correct या are not false, something like that. So ये आपको स्टेटमेंट, आपको ये पॉइंट याद रखना है. Their body temperature changes with the ambient temperature. यानी जो भी suitable temperature होता है उसके हिसाब से उनका body temperature change होना शुरू हो जाता है. In aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluids change with that of the ambient air and water osmotic concentration. Okay, मतलब aquatic organisms के लिए भी ये applicable है. उनको तो और एक चैलेंज है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस. जैसे थोड़ी पहले वाले स्लाइड में हम लोग ने थोड़ी देर पहले ये सुना. These animals and plants are simply conformers. Considering the benefits of a constant internal environment to the organisms, we must ask why these conformers had not evolved to become regulators. यानी क्या रेगुलेटर्स, यानी क्या अपने आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करके कॉन्स्टेंसी मेंटेन करने वाले. और कॉन्फॉर्मर्स मतलब क्या, जिनका टेम्परेचर सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो सकता है, ये स्टेबिलिटी मेंटेन करने के काबिल नहीं है. तो दिमाग में अपने ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो कॉन्फॉर्मर्स है, राइट, ये क्या, ये अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो मेंटेन कर नहीं कर पाते या काबिलियत नहीं है इनमें, तो ये कॉन्फॉर्मर्स चेंज होकर रेगुलेटर्स क्यों नहीं बने. Recall the human analogy we used above. Much as they like, how many people can really afford an air conditioner? पॉसिबल है क्या? अगर आप 24 घंटे एसी ऑन करके बैठेंगे तो योर बॉडी इज गोइंग टू हैव सम अदर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू लोअर टेम्परेचर ऑलवेज. हम अपने घरों में दिन भर रात भर एसी नहीं चलाते, राइट, क्योंकि बॉडी की जो कैपेसिटी है इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने की और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने की, यही कहीं पर जाकर खत्म हो जाएगी. Many simply sweat it out and resign themselves to suboptimal performance in hot summer months. होता है ना, कोई कोई लोग, अभी कितने सारे लोग होते हैं जो बेचारे कंस्ट्रक्शन में धूप में काम करते रहते हैं, बराबर, वो क्या, वो पसीने पसीने होते और उस जो टेम्परेचर है उससे कहीं पर भी जाकर एडजस्ट कर लेते हैं. Thermoregulation is energetically expensive for many organisms. यानी ये जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की काबिलियत है, ये कई ऑर्गेनिजम्स के लिए, कई सजीवों के लिए ये बहुत ज्यादा खर्चे की बात होती है. किसका खर्चा, तो एनर्जी का खर्चा. एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है. क्यों, तो रेगुलेशन के लिए. अब फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कहा कि बॉडी में बॉडी का टेम्परेचर अगर कम हो रहा हो तो शिवरिंग होता है. शिवरिंग से क्या होता है, तो एनर्जी खर्च होती है, बराबर. एंड एनर्जी खर्च होने के बाद बॉडी में कोई वार्मथ या गर्मी महसूस होती है, ठीक है ना. सो दैट इज वन वे ऑफ ट्राइंग टू रेगुलेट द टेम्परेचर. This is particularly true for small animals like shrews and hummingbirds. ये इनके लिए बहुत ज़्यादा करेक्ट है. Heat loss और heat gain is a function of surface area. बराबर है, मतलब size of the organism, उसका surface area कितना है, ये बहुत important factor यहाँ पर हम बोल सकते हैं.
Since small animals have a large surface area relative to their volume, अब आप बोलोगे कि small है तो large surface area कैसा, तो this is in relation to the volume, so they tend to lose the body heat very fast when it is cold outside. Then they have to spend much energy to generate body heat through metabolism. बराबर है, बॉडी हीट डेवलप करना, ये मेटाबॉलिज्म की बात है, रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन में क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है, और जब बॉडी को जरूरत होती है किसी भी चीज के लिए एनर्जी की, तो यही एटीपी टूटकर हमें एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी आप कहीं पर भी खर्च करें, पर खर्च तो क्या होता है, एटीपी। ओके, मतलब ये मेटाबॉलिज्म के दरमियान ये हीट तैयार हो जाती है। This is the main reason why very small animals are rarely found in polar regions. क्यों? Extremes of temperature, बराबर है। So इसीलिए पोलर रीजन में हमें ऐसा नहीं दिखाई देगा कि पूरा भरा हुआ है, बहुत ही कम तरह के सजीव वहां पर दिखाई देते हैं, वो भी ऐसे ही सजीव वहां पर दिखेंगे हमें जो उस वातावरण से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। During the course of evolution, the costs and benefits of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. Okay, मतलब क्या है, और कोई भी environment के constancy maintain करने की जो organisms की काबिलियत है, क्या इसका कोई फायदा होता है उत्क्रांति में, यानी कि evolution में, ये चीज हमेशा consider की जाती है। Some species have evolved the ability to regulate, मतलब कोई कोई सजीव जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर, तापमान जो है, या कोई भी अंदरूनी जो कंडीशन है, इसमें स्थिरता रेगुलेट करते हैं, ये निभा पाते हैं, बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, इन्हें थोड़ी ही ऊंच नीच हो जाए तो वो मेंटेन कर पाते हैं, बियॉन्ड विच दे सिंपली कॉन्फॉर्म, मतलब उसके बाद वो ये चीज नहीं कर पाते। क्लियर है? If the stressful external conditions are localized or remain only for a short duration, the organism has two other alternatives for survival. यानी अगर बाहर के जो कंडीशंस है जिसमें काफी ज्यादा स्ट्रेस है, ये एकाध एरिया तक सीमित होंगे और कुछ देर तक ही अगर ये होते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स के सामने और भी दो जरिए हैं जीवित रहने के लिए, दैट इज फॉर सर्वाइवल। थर्ड, दैट इज माइग्रेट। अब हमें मालूम है माइग्रेशन दैट इज स्थलांतर, आपने ये सुना होगा, कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको। द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। जैसे बहुत सारे पंछी माइग्रेट होते हैं, उनका स्थलांतर होता है, यानी एक जहाँ पर उनका एनवायरमेंट, उनका हैबिटेट थोड़ा बदल चुका है और वो वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाए, तो वहां से उठ के कोई ऐसे हैबिटेट में चले जाओ जो उनके लिए सूटेबल है, जब तक वो स्ट्रेसफुल पीरियड खत्म ना हो तब तक उधर रहे, और वो खत्म होने पर वापस अपने अपने हैबिटेट में चले जाए। In human analogy, this strategy is like a person moving from Delhi to Shimla for the duration of summer. But obviously गर्मी, दिल्ली की गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो उस गर्मियों के मौसम में शिमला में, कुल्लू मनाली में जाके रहो, क्योंकि वहां पर हमेशा ही ठंडा होता है, और जैसे ही गर्मी खत्म हो जाए, तो छुट्टियां भी खत्म हो जाए, तब क्या करो, वापस शिमला से दिल्ली आप पहुंचो। तो ये क्या, ये एक किस्म का माइग्रेशन ही है ना। So, many animals, particularly birds, during winter undertake long distance migrations to more hospitable areas. पंछियों का ऑलरेडी मैं एग्जाम्पल आपको दे चुकी हूँ। Every winter,
The famous Keolado National Park, that is Bharatpur in Rajasthan, it hosts thousands of migratory birds coming from Siberia and other extremely cold northern regions. अगर आप जाएंगे वहां पर तो आपको डेफिनेटली ठंडियों में ये बहुत सारे अलग अलग पंछी देखने मिलेंगे. Now, the fourth category of organisms is something which we will call them as suspend. Let's understand this. In bacteria, fungi, and lower plants, various kinds of thick walled spores are formed which help them to survive unfavorable conditions, and then these germinate on availability of suitable environment. ये आपने कई बार सुना है ये स्पोर्स बनाते जिनका वॉल जो होता है इतना ज्यादा थिक होता है जिसकी वजह से बाहर कुछ भी कंडीशन क्यों ना हो ये अंदर उस थिक वॉल के अंदर ये स्पोर्स आराम से जी पाते हैं और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तब नए ऑर्गेनिजम्स उससे पैदा हो जाते हैं. In higher plants, seeds and some other vegetative reproductive structures serve as means to tide over the periods of stress. Besides helping in dispersal, they germinate to form new plants under favorable moisture and temperature conditions. इन्हें जो बड़े से प्लांट्स है वृक्ष है कहो तो या झाड़ है कहो तो ये क्या ये बीज बनाते हैं सीड्स बनाते हैं बराबर है. और सीड्स के अलावा भी उनमें भी कोई वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनकी वजह से अगर बाहर के जो कंडीशंस है वो इतने अच्छे नहीं हो स्ट्रेसफुल हो उनके लिए तो फिर भी उनके जीने के लिए ये जरिया बन जाता है. अब जो सीड्स है या बीज है ये जब डिस्पर्स होते हैं you have studied the angiosperms, you studied pollination, you studied morphology, so कि seeds can be actually carried away by so many different factors, right? Agents, I may say. तो ये सीड्स कहीं पर भी जाके गिर सकते हैं और जब वो वहां जर्मिनेट होंगे तब वहां पर नए प्लांट्स बनेंगे. और जब वो जर्मिनेट कब होंगे अगर आजू बाजू में होने वाला मॉइस्चर जो है या तापमान यानी कि टेम्परेचर जो है वो सूटेबल हो तभी ये जर्मिनेट होंगे. और जब तक ये टेम्परेचर या ये जो मॉइस्चर है ये सूटेबल नहीं होगा तब तक ये उसी फॉर्म में वहां पर सरवाइव करेंगे. They do so by reducing their metabolic activity and going into a state of dormancy. मतलब क्या डॉर्मेंट कंडीशन ऐसा कंडीशन होता है जहां पर सब ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि वो स्लगिश हो जाते हैं यानी उनमें होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस है वो काफी हद तक रिड्यूस होते हैं. ठीक है उसे कहा जाता है डॉर्मेंट स्टेज. In animals, the organism, if unable to migrate, might avoid the stress by escaping in time. मतलब अगर कोई एनिमल को स्थलांतर करना पॉसिबल नहीं हो रहा है ओके तो वो लोग भी स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं बाय एस्केपिंग इन टाइम यानी सही वक्त पे वहां से उठ के एटलीस्ट कहीं और नजदीक जाके रह लो जहां पर कंडीशन ज्यादा स्ट्रेसफुल या खराब नहीं है. The familiar case of bears going into hibernation during winter is an example of escape in time. यानी क्या हाइबरनेशन विंटर स्लीप ये ऐसे जगह पे जाके पहुंचते हैं जहां पर वो एक तो कंडीशन से बचने के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए वहां पहुंचते हैं और क्या करते हैं तो मस्त सो जाते हैं डॉर्मेंसी में रहते हैं. विंटर स्लीप इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन. ओके समर स्लीप इज एस्टिवेशन. ओके तो ये चीजें होती है ऑर्गेनिजम्स के पास टू एस्केप इन टाइम मतलब वो जब तक उनका आजू बाजू का वातावरण ठीक नहीं होता सही नहीं होता तब तक ये इनका जो विंटर स्लीप है या समर स्लीप है ये चालू रह लेता है. Some snails and fish go into estivation to avoid summer related problems that is heat and desiccation. हीट बहुत ज्यादा हो तो सूखने का डर डेसिकेट मीन्स सूखना इसको अवॉइड करने के लिए कोई कोई स्नेल्स और फिशेस क्या करते हैं समर में सो लेते हैं और समर स्लीप इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन जैसे विंटर स्लीप को कहा जाता है हाइबरनेशन. अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस many zooplankton species in the lakes and ponds are known to enter diapause, a stage of suspended development.
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। मतलब क्या, उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो प्रोग्रेस है, ये रुक जाता है कहीं पर कुछ टाइम तक, कुछ वक्त तक। इसे कहा जाता है डायपॉज। ओके, इज दिस क्लियर? I'm sure the series will help you. Please follow it till the end. And if you're new to my channel, please subscribe. Thank you so much.